Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 7 नवंबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड। और खेलो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा और समझना भी होगा कि यहाँ पर जो आए दिन इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, तो वहाँ पर इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने यहाँ पर छापा मारा है और साथ ही साथ यहाँ पर परस्यूइंग किया है कि ये जो हरकत है वो चाइना की हो सकती है और कई जो कंपनियां हैं उन्होंने यहां पर बहुत सारे जो है पैसे जो है लूटे हैं ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉडिंग के तहत। ओके, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या है ये पॉलिनेशन। ओके, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज यस कुमार संपत। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर। आई हैव 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस। चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू फॉलो मी इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू कैन फॉलो मी इन फेसबुक, यूट्यूब एंड इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड रिगार्डिंग द क्वेश्चन। Okay, so which country has launched the world's longest passenger train as of November 2022? तो गाइस यहाँ पर कौन से देश ने नवंबर 2022 के अंदर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो है उसको लॉन्च किया है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। इज इट क्लियर? इसका आंसर आपको लास्ट में मिल सकता है, यहां पर आप लास्ट में मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और यहां पर आगे हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आज की डेट है दोस्तों वो है 7 नवंबर 2022 और मंडे, ठीक है। चलिए न्यूज़पेपर में सबसे पहला आर्टिकल जो है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो वेयर इट इज, यस दिस वन। ओके, सो गाइस पेज नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। स्टेट्स के स्टेट्स का जो पेज है उसके ऊपर आ जाइए। तो यहां पर एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इंडियन ब्लैक हनी बी इज वेस्टर्न घाट्स डिस्कवरी। तो यहां पर ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। यहां पर एक नई जो हनी बी है उसकी एक नई प्रजाति जो है निकल कर आई है। तो बहुत टाइम से ये जो न्यूज था वो ट्रेंडिंग में चल रहा था, पर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत टाइम्स के बाद ये एक नई हनी बी की प्रजाति जो है वो निकल कर आई है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, सो दैट इज अ न्यू स्पाइसेस ऑफ एंडेमिक हनी बी हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स। द न्यू स्पाइसेस हैज बीन नेम्ड एपिस कैरिंजोडियन, ओके, एंड गिवन द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी बी, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, इंडियन ब्लैक हनी बी के नाम से जाना जाता है। उसका जो नया नाम है वो है एपिस कैरिंजोडियन, ओके। और ये जो है वेस्ट भारत के वेस्टर्न घाट के इलाकों के अंदर पाई जाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सितंबर के मंथ के अंदर यहां पर उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज जो है उसको पब्लिश किया गया था। सो दैट इज द इश्यू ऑफ द एंटोमोन प्री रिव्यूड जर्नल ब्रॉट आउट बाय द एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एंटोमोलॉजी, ठीक है। यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने यहां पर उसके ऊपर रिसर्च किया है। तो यहां पर उसके रिगार्डिंग सारी की सारी बातचीत कही गई है। पर यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि द लास्ट हनी बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम इंडिया वाज एपिस इंडिका इन 1798, इज इट क्लियर, बाय द फेब्रिसियस, ओके। तो यहां पर 1798 के अंदर एक नई बी हनी बी की जो प्रजाति थी वो निकल कर आई थी 1798 के अंदर, और अभी इस बार एक निकल कर आई है, उसका नाम है एपिस कैरिंजोडियन, ओके। सो एपिस कैरिंजोडियन इज फाउंड फ्रॉम द सेंट्रल टू सदर्न वेस्टर्न घाट्स ओवर हियर, ठीक है। तो इसका आप लोग नाम याद रख सकते हैं, ओके। तो यहां पर वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहां पर ये भी देख लेते हैं कि जो एपिस कैरिंजोडियन जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल वेस्टर्न घाट से लेकर नीलगिरी तक, यहाँ पर सदर्न वेस्टर्न घाट तक निकल कर आती है। और यहाँ पर स्टेट्स ऑफ गोवा के अंदर भी इस तरीके की जो हनी बीज है वो देखने को मिल सकती है, कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर भी इस तरीके की हनी बीज जो है देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा सा भारत के अंदर अगर देखा जाए तो ये है दोस्तों हमारा वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न, दैट इज अ वेस्टर्न घाट एंड दैट इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, इज इट क्लियर? तो यहां पर इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा जो है इस तरीके की प्रजाति की हनी भी देखने को मिल सकती है, यहां पर आप लोगों को समझना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है इंडिया का मैप,
और इंडिया के मैप में जो ये पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन को यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाऊं तो दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। ओके, सो दैट इज तिरुवनंतपुरम, मुन्नार, उटी, कुंदरमुख, कर्नाटका, पणजी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ, दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट, और उस इलाके के अंदर इस तरीके की हनी बी जो है वो देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कि ये हनी, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बी। ओके, सो 20,000 डिफरेंट स्पीसीज है पूरे विश्व के अंदर, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। वो एक कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, और इन दिस पर्टिकुलर ईच कॉलोनी देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द बीज, जिसको अंदर एक क्वीन बी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, वर्कर मधुमक्खी होती है, और एक ड्रोन होता है, ठीक है। तो 3 तरह की हनी बी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और वो कॉलोनीज के में रहती है, ठीक है। सो द वर्कर एंड द क्वीन बी बोथ आर फीमेल्स, ये चीज याद रखिएगा, वर्कर एंड क्वीन बी जो है फीमेल्स होते हैं, बट ओनली द क्वीन बी कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो क्वीन जो है वही एक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बाकी की नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ड्रोन्स आर मेल, ठीक है, ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल्स ही होते हैं। सो द वर्कर बीज क्लीन द हाइव, कलेक्ट द पोलन एंड नेक्टर टू फीड द कॉलोनी एंड टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर जो सारा का सारा देखभाल का जो कामकाज होता है वो वर्कर बीज का होता है, एंड द ड्रोन ओनली मैट्स विद द क्वीन बी, ठीक है। तो यहां पर रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी के पास ही है, और यहां पर वो उसका मैटिंग सीजन जब भी रहता है तभी ये ड्रोन के साथ मैट करती है, तो ड्रोन का काम ही यही चीज के बारे में है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं कि इंडिया इज द होम टू 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर 7 नॉन बी स्पीसीज, जिसका नाम है, जिसमें से 2 की अगर मैं बात करूं तो एपिस सेरेना ओरिएंटल हनी बी एंड एपिस मेलिफेरा एंड द अदर 2 वाइल्ड ओवर हियर, ठीक है। तो इस तरीके की जो हनी बीज है यहाँ पर भारत देश के अंदर देखने को मिल सकती है। आगे बात करें कि भारत देश के अंदर यहाँ पर जो हनी बी का जो दिन है वो तो मनाया ही जाता है, पर पूरे विश्व के अंदर भी वर्ल्ड बी डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी डेट है दोस्तों? 20 मई, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहले जो था खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इट स्टैंड्स फॉर द KVIC, ठीक है। सो KVIC हैड दिस पर्टिकुलर लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ओके। जो उत्तर प्रदेश के विलेज के दौरान ये चीज काम करती थी, उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था। अभी हम लोग वर्ल्ड बी डे के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर एंटोन झांसा, ठीक है, उसकी जब भी बर्थ एनिवर्सरी होती है तो वहाँ उस दिन पर यहाँ पर वर्ल्ड बी डे जो है मनाया जाता है। ये जो भाई साहब थे ये पायनियर थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, रिगार्डिंग द मॉडर्न एपिकल्चर यानी कि मधुमक्खी की खेती करना, यानी कि मधुमक्खी का प्रोडक्शन करना। इज इट क्लियर? तो एंटोन जानसा hailed from a family of the beekeepers in the Slovenia, ये चीज याद रखिएगा। So where beekeeping is an important agriculture activity within the long standing tradition regarding this particular person, okay। यहाँ पर एंटोनियो ने एक फर्स्ट बी जो कीपिंग स्कूल था जो यूरोप के अंदर था, वहां पर उन्होंने उसके अंदर एनरोल किया, बाद में फुल टाइम बी कीपर के तौर पर उन्होंने काम किया, और उसकी बुक जो है डिस्कशन ऑन बी कीपिंग उसको पब्लिश किया था जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बुक का नाम आप लोगों को पूछा जा सकता है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैटिक जीके के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो है एंटोनोन जानसा जो है याद रखिएगा, और उसकी बुक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और यहां पर वर्ल्ड बी डे कभी मनाया जाता है ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, और थीम जो है 2022 की क्या है उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स ओवर हियर, ओके। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगर मैं बी कीपिंग के फायदे के बारे में बात करूं, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो क्या है? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। अभी यहां पर समझ लीजिए कि पॉलिनेटर्स सबसे पहले है तो है क्या, ठीक है, उसको पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनेटर्स है तो है क्या। चलिए यहां पर देखिए, ये मधुमक्खी जो है फूलों के अंदर से, फ्लावर्स के अंदर से इस तरीके की चीजें जो है वो इकट्ठा करती है, ठीक है, फ्लावर्स के अंदर से। अभी यहां पर इसको थोड़े के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हम लोग समझाते हैं, ठीक है। यहां पर समझ लीजिए कि ये जो है ये फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स के अंदर यहाँ पर जो है पोलन जो है तो ये मेल फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं फीमेल, तो उसका होता है स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल फ्लावर्स के जो पोलन होते हैं
दैट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो मधुमक्खी अपने साथ जो है पोलन को कवर करती है, पोलन को टेक ओवर करती है और उसको यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, तो ये जो पोलन जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो नई प्रजाति फ्लावर की बनकर आती है वो इसी चीज से आती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन कहा जाता है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि क्या है ये पॉलिनेशन, तो यही है पॉलिनेशन। ओके, ये चीज याद रखिएगा। और जो पॉलिनेशन प्रक्रिया के अंदर, प्रोसेस के अंदर जो हेल्प करता है उसको कहा जाता है पॉलिनेटर। तो दोस्तों पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? हनी बी के थ्रू हो रहा है। तो हनी बी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेटर कहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिनेटर्स जो है वो हनी बी ही है। ठीक है, जो एंश्योरिंग फूड है, फूड सिक्योरिटी के तौर पर ये काम करते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी इसका अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यहां पर जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, साथ ही साथ यहां पर जब भी ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के हिसाब से जब भी कंजर्वेशन करना होता है तभी बीज काम के काफी हद तक बीज जो है काम करते हैं। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म वी कैन से दैट की प्रोटेक्शन ऑफ द बीज एंड बी कीपिंग सेक्टर कैन हेल्प दी रिड्यूस द पॉवर्टी एंड द हंगर आल्सो। ठीक है, एज वेल एज द प्रिजर्व हेल्थ एनवायरमेंट एंड डाइवर्सिटी, तो या बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी यहां पर कहा गया है कि भाई जो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो जब भी बी कीपिंग होती है, जब भी बीज का प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप मधुमक्खी का उछेर कर सकते हैं, मधुमक्खी को प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं और उससे आप मध जो है, हनी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटिंग टू मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज के तौर पर भी काम आते हैं और इकोनॉमिकल फैक्टर के तौर पर भी ये सामने आते हैं। ठीक है, अगर मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्रिएटिंग द रूरल जॉब्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हनी बीज की अगर जब भी खेती की जाएगी, यहाँ पर एपीकल्चर को डेवलप किया जाएगा, तो यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा बी कीपिंग सेक्टर के अंदर और यहां पर रूरल एरिया के अंदर भी जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, बाय पॉलिनेटिंग दे इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आल्सो। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने हम समझाया कि एक फ्लावर के जो मेल फ्लावर से पोलन जो थे वो फीमेल फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा के अंदर गए, तो यहां पर धीरे धीरे फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन आगे एग्रीकल्चर को बढ़ा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेनिफिट ला सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दस मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी एंड वेराइटी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड्स, यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि बी कीपिंग काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है एज पर द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन एडिशन दे प्रोवाइड द मिलियंस ऑफ द पीपल विद द जॉब्स एंड आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फार्मर्स इनकम। तो यहां पर अगर हनी बी को डेवलप किया जाएगा, एपीकल्चर को डेवलप किया जाएगा, तो यहां से हनी मिलना स्टार्ट होगा और हनी मिलना स्टार्ट होगा तो फार्मर को इनकम जनरेट होगी और फार्मर की इनकम जनरेट होगी तो वो अपना काम बढ़ाने की सोचेगा और काम बढ़ाने की सोचेगा तो अकेले पहुंच नहीं पाएगा, अकेले पहुंच नहीं पाएगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर बहुत सारे लोगों की यहां पर जॉब लग जाएगी। सो दे प्रोवाइड मिलियंस ऑफ पीपल विद द जॉब्स एंड आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। आजकल बहुत ज्यादा लोग जो है स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो ये एक स्टार्टअप के तौर पर भी आप लोगों के सामने आ सकता है कि आप एपीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो। आप को 10,000, 15,000 या 20,000 के करीब करीब एक आपको छोटा सा जो एपीकल्चर को डेवलप करने के लिए आपको गाइड किया जाता है, सरकार के थ्रू भी गाइड किया जाता है। हनी बी के बॉक्सेस आपको दिए जाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के थ्रू भी सिखाई जाती है। ठीक है, तो एक स्टार्टअप का आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पास एक जमीन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उसका ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अचीविंग द इंडियाज टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो यहां पर भारत जो है, ठीक है, भारत जो है उसके जो फार्मर जो है उसकी इनकम डबल किस तरीके से हो सकती है, तो यहां पर समझ लीजिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटाबेस निकाला था 2017 और 18 के बीच में कि भारत का जो रैंक है पूरे विश्व के अंदर हनी प्रोडक्शन के टर्म्स के अंदर 8वें नंबर पर है भारत। ठीक है, ऑलमोस्ट 64.9 थाउजेंड टन, ठीक है, 9,000 टन का यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, while China stood first with a production level of the 551,000 tons। ठीक है, तो ये है इंडिया का और ये है दोस्तों चाइना का।
ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को इंडिया का याद रख लेना है और पहले नंबर पर आता है चाइना। तो यहां पर बी कीपिंग जो है एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारे भारत की इकोनॉमी के हिसाब से, और साथ ही साथ एपीकल्चर के डेवलपमेंट के हिसाब से, और साथ ही साथ फार्मर की इनकम को डबल करने के हिसाब से ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई भारत के अंदर एपीकल्चर का स्टेटस है तो है क्या। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में, सो इट स्टैंड्स फॉर द CAGR। ओके, सो यहां पर CAGR के अंदर जो भी एस्टिमेटेड किया गया है एपीकल्चर मार्केट के, ग्लोबल एपीकल्चर मार्केट का जो एस्टिमेशन निकाला गया है, ऑलमोस्ट देखा जा सकता है कि 4.3% के करीब करीब है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 2020 टू 2025। ठीक है, अराउंड द एशिया पैसिफिक रीजन एंड रिगार्डिंग द डोमिनेंट प्रोड्यूसर। ओके, अगर मैं एपीकल्चर इंडियन एपीकल्चर मार्केट साइज के बारे में बात करूं तो यहां पर उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो 33,128 मिलियन जो है निकल कर आती है 2024 तक, और यहां पर एक्सपांडिंग हो सकता है 2024 तक 12% के करीब करीब। ठीक है, उसके बारे में बातचीत किया गया। इंडिया इज द 6th मेजर नेचुरल हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो भारत जो है वो हनी का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ यहां पर उसका एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट के अंदर भारत का जो रैंक निकल कर आता है वो 6th नंबर का है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द 2019 एंड 20 में अगर देखा जाए तो यहां पर जो एक्सपोर्ट की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी नेचुरल हनी के बारे में, वो करीब करीब 59,536.75 मेट्रिक टन थी, जिसकी लागत, जिसकी कीमत 633.82 करोड़ रुपीस की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो हम लोग करते थे वो कहां पर करते थे, यूएसए के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, कनाडा के अंदर, कतार के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। विश्व के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यहां पर ऑर्गेनिक हनी की काफी हद तक डिमांड रहती है, ये चीज याद रखिएगा। सो इंटरनेशनल मार्केट कुड बी लिवरेज फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक बी कीपिंग गाइडलाइंस ऑल्सो। ठीक है, मार्केट की डिमांड है, इसलिए गाइडलाइंस भी इस तरीके की रखी जा सकती है, रखी गई भी है रिगार्डिंग द बी कीपिंग गाइडलाइंस। ओके, सो फॉर प्रोपगेटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर द लैंडस्केप फॉर द बी कीपिंग एंड द स्पाइसेस कुड बी एक्सपांडेड ऑन द कमर्शियल स्केल ऑल्सो। तो यहां पर आप लोगों को मैं बताऊं कि भारत देश के अंदर जब से पतंजलि आया था, ठीक है, तब से ही यहां पर उसका प्रोडक्शन काफी तक बढ़ चुका है, और पतंजलि जो कंपनी है उसके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं। इस तरीके की बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं या नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनाते हैं, तो वो हनी का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्टार्टअप के तौर पर एपीकल्चर भी आज तक अच्छा एक आपको ग्रोथ दे सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिमांड इन दी इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कुछ अच्छी तरीके से जानना है एपीकल्चर के बारे में तो आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, हाउ टू डेवलप योर बिजनेस रिगार्डिंग दी एपीकल्चर सेक्टर। ओके, उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। आगे बात करते हैं कि भारत ने और भारत की सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए है। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, स्वीट रिवॉल्यूशन लेकर आया था, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन था ना। व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर द वर्गीस कुरियन, अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, सो अभी बात करते हैं स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में। सो इट इज द एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एपीकल्चर को प्रमोट करता है, और उसको हम लोग पॉपुलरली ये भी मान सकते हैं, ये एक लोकप्रिय नेम है जिसको कहा जाता है बी कीपिंग। ओके, आगे बात करते हैं 2020 के अंदर एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लेकर आए थे। जो ये मिशन चल रहा था वो किसके अधीन चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन चल रहा था, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अंडर द स्वीट रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ओके, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है उसका एम यही है कि हम लोग 5 बिग रीजनल के अंदर हम लोग इस चीज को एस्टैब्लिश करें, इस मिशन को एस्टैब्लिश करें, और 100 स्मॉल हनी जो है उसके लेबोरेटरीज जो है वो हम लोग बिल्डअप करें। ठीक है, एंड अदर बी प्रोडक्ट्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज ऑल्सो ओवर हियर। और यहाँ पर उसका जो आउट ऑफ टोटल टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 3 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज जो है उसका सेटअप किया गया है। 25 स्मॉल लेबोरेटरीज जो है उसकी प्रोसेस स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। यहां पर असिस्टेंस ऑफ सेटिंग अप प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में अगर बात करें, ऑलमोस्ट 1.2 लाख करीब मेट्रिक टन से भी ज्यादा हनी जो है यहाँ पर इस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। रिगार्डिंग द 60,000 मेट्रिक टन्स ऑफ द नेचुरल हनी इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। 60,000 मेट्रिक टन जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक की अगर मैं बारे में बात करूं
सॉरी। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, सो दैट इज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एपीकल्चर डेवलपमेंट होगा, और एपीकल्चर के हिसाब से यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हनी बी और यहाँ पर हनी की डिमांड काफी हद तक ज्यादा है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द क्वालिटेटिव अपग्रेडेशन ऑफ द डोमेस्टिक हनी टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड मार्केट, इज इट क्लियर। तो भारत सरकार जो है और राज्य सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने दोनों के एफर्ट के साथ इस एरिया को फोकस किया और बी कीपर्स जो है उसको यहां पर मोटिवेट किया एंड हनी का प्रोडक्शन करने के लिए कई जो साइंटिफिक टेक्निक है उसको अडॉप्ट भी किया, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोगों ने बहुत पहले बार भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो यहां पर नाम से आप लोगों को पता भी चल सकता है, अगर किसी का मैरिज हुआ है, किसी का डाइवोर्स हुआ है, तो यहां पर मैरिज, डाइवोर्स या एडॉप्शन के अंदर भी यहां पर अलग अलग जो रिलीजन होंगे, ठीक है, जैसे कि हिंदू होंगे तो हिंदू लॉ होंगे, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लॉ होंगे, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग रिलीजन के हिसाब से मैरिज के भी अलग अलग कानून है, उसके अलग अलग रूल्स है, नियम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर रिलीजन्स, ओके। तो यहां पर अगर इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस आते हैं तो यहां पर उस केसेस को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत लगती है, बहुत टाइम लगता है। इसके लिए यहां पर कहा गया है कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, पर्टिकुलर एक हम लोग रूल लेके आए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो प्रोसेस काफी जल्दी होगा, प्रोसेस काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो दैट इज अ मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अभी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आगे बात करते हैं कि दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड ऑफ फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, और हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज को ये चीज लागू होगी इन देयर पर्सनल मैटर ऑल्सो, जैसे कि मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन है, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल 44 के बारे में बात करूं तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज के बारे में ये चीज कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पर अगर आर्टिकल 44 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 44 इंडियन पॉलिटी अगर हम आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जब भी हमारा ऑफलाइन लेक्चर चल रहा था, जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था, तभी हम लोगों ने डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया था। सो इट स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 44 इस डीपीएसपी के अंदर आता है। आपको मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट जो है, अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भाई यहां पर मेरे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है, यहां पर इस भाई साहब ने या इस मोहतरमा ने हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जहां पर फंडामेंटल राइट की बात आती है तभी। पर डीपीएसपी भी आपको कुछ फंडामेंटल राइट देता है, पर जब भी डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होते हैं, ठीक है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, क्योंकि दैट इज नॉट एनफोर्स दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द डीपीएसपी। ये फंडामेंटल राइट जो है डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट्स जो है जो आपको दिए गए हैं वो कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं किए गए हैं, इसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, दैट इज नॉट एनफोर्स बाय द कोर्ट, ओनली फंडामेंटल राइट्स इज एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, बट डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों एनफोर्स नहीं किए गए हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। So article number 44 is one of the directive principle of the state policy. DPSP are defined in the article 37 and are not justiciable and not enforceable by any court, but the principles laid down there and fundamental in governance. जब भी हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा था तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक अच्छा जो हमारा राज्य बनाने के लिए, हमारा देश बनाने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि भाई गांधीयन प्रिंसिपल है, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये एक आपका देश कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में एक डायरेक्ट करता है, एंड दैट इज वर्क रिगार्डिंग टू मेक द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। हमारे स्टेट को वेलफेयर बनाने के लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सो स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म कोड्स इन इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं
ठीक है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो यहाँ पर एक इंडियन लॉज जो है निकल कर आया था रिगार्डिंग द सिविल प्रोसीजर कोड एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद एविडेंस एक्ट 1872 एंड यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो के जरिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक पर्सनल लॉ है, ठीक है, कि हिंदू है तो हिंदू के लॉ अलग है, मुसलमान भाई साहब है तो मुसलमान भाई साहब के लॉज अलग है, ठीक है। तो यहां पर हर एक रिलीजन के हिसाब से कुछ ना कुछ लॉज है रिगार्डिंग द मैरिज, रिगार्डिंग द डाइवोर्स, रिगार्डिंग द एडॉप्शन, रिगार्डिंग इनहेरेंस, ओके। तो हर एक के लॉज अलग अलग है, उसकी वजह से यहां पर ज्यादा टाइम लगता है। अगर कुछ ऐसा केस आ गया तो यहां पर जस्टिस मिलने में टाइम लगता है। तो यहां पर कहा गया है कि भाई एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म लॉ हो, ठीक है, यहां पर एक प्रोविजंस डाले जाए, यहां पर अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो यहां पर अगर यूनिफॉर्म चीजें होगी कोई भी रिलीजन के हिसाब से या पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो यहां पर एक आसानी रहेगी जस्टिस मिलने के तौर पर भी, ठीक है, ये चीज यहां पर कही गई। आगे बात करते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो ओरिजिनली ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है निकल कर कहां आया था, तो जब भी हमारे भारत देश के अंदर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करती थी तभी भारत देश के अंदर उसकी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उसकी उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 1835 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की थी और उन्होंने ये कहा था कि वी स्ट्रेसिंग दिस पर्टिकुलर नीड फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू द क्राइम्स एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली द रिकमेंडिंग दैट द पर्सनल लॉज ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। सो यहां पर उसके बारे में कोडिफिकेशन के बारे में बातचीत किया गया था। बाद में लेजिस्लेशन इंक्रीज हुआ इसके अंदर और डील होती गई और यहां पर पर्सनल इश्यूज जो है सामने निकल कर आते गए और ब्रिटिश रूल फोर्स दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर फोर्स किया। कमिटी बिठाई गई, सो दैट इज कॉल्ड दी BN राव कमिटी और यहां पर कोडिफाई किया गया इंडिया हिंदू लॉ इन 1941। इज इट क्लियर? उसके बाद और उसके बेसिस के हिसाब से और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस के हिसाब से यहां पर एक बिल पास किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया था 1956 के अंदर रिगार्डिंग द हिंदू सक्सेशन एक्ट टू द अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटेस्टेट और अनवेल्ड सक्सेशन अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। ओके, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन कौन चीजों को कोडिफाई किया गया था, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। सो हाउएवर देयर वर सेपरेट पर्सनल लॉज रिगार्डिंग द मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड द पारसीज, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर आप लोग अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो ये आर्टिकल था यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से। यहां पर कुछ कुछ ऐसे केस निकल कर आए थे जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो काफी हद तक ट्रेंडिंग में चला था और यहां पर उसका केस का नाम था शाह बानो केस 1985 इज वेल नोन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट। ओके, तो यहां पर जो जजमेंट्स आए थे, ठीक है, कोर्ट के थ्रू जो जजमेंट आए थे, जजमेंट्स दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स एट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहां पर कोर्ट ने ऐसा कहा था कि गवर्नमेंट को कहा था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद सरला मुगदल केस 1995 में आया, उसके बाद ट्रिपल तलाक का केस आया था। तो यहां पर बहुत ज्यादा आर्ग्यू हुआ था और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बातचीत किया गया था। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पर्सनल लॉज के ऊपर अगर इंप्लीकेशन होता है तो क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, ठीक है, तो या अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि सोसाइटी के वैल्यूएबल सेक्शन जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वैल्यूएबल सेक्शंस ऑफ एज एनवेज्ड बाय अंबेडकर इंक्लूडिंग द वुमन एज एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी। वुमन को, महिलाओं को, रिलीजियस माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ नेशनलिस्टिक फेवर जो है उसकी यूनिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। यहां पर सिंप्लीफाई हो जाएगा लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉ। ये लोग काफी हद तक जो हिंदू लॉ अलग थे, मुस्लिम लॉ अलग है, तो इस तरीके का कॉम्प्लिकेशंस था। अगर ये चीज आ जाती है तो यहाँ पर लॉज जो है काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर सेक्युलरिज्म के बारे में बातचीत किया गया है। तो सेक्युलरिज्म का ऑब्जेक्टिव यही है एज पर दिस पर्टिकुलर प्रीएम्बल क्या सेक्युलर रिपब्लिक नीड अ कॉमन लॉ फॉर ऑल काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सिटीजंस, ओके, रादर देन द डिफरेंशियल रूल्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओवर हियर। कि भाई आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं पर इस तरीके के जो लॉज है वो सारे रिलीजियन के लोगों के लिए एक समान रहेंगे, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पर जेंडर जस्टिस के बारे में बातचीत किया गया है कि अगर सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है हर एक रिलीजन के लोगों के लिए एक समान रहेंगे तो जेंडर जस्टिस आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर जेंडर की बात ही नहीं आती, ठीक है। तो इट विल डू अवे विद द जेंडर बायसेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लॉ। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझना है। आगे बात करते हैं कि कुछ कोई भी डिसीजन दुनिया के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर 100% दोस्तों सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं आपकी लाइफ के अंदर या कोई भी आप डिसीजन लो वो 100% सही नहीं होता है। यहाँ पर उसकी बैलेंस होती है और जो भी आप कुछ चीजें डिसाइड करते हैं उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी चैलेंजेस है, जैसे कि एक्सेप्शंस इन दिस सेंट्रल फैमिली लॉ। ओके, सेंट्रल फैमिली लॉ जैसे कि यहाँ पर द प्राइमरी सेक्शंस इन ऑल सेंट्रल फैमिली लॉ एक्ट्स एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट सिंस इंडिपेंडेंस डिक्लेयर दैट दे विल अप्लाई टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। गोवा के अंदर 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गोवा के अंदर 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है ही, क्योंकि यहाँ पर पोर्टुगीज भाई साहब जो थे, पोर्टुगीज जो लोग थे, ठीक है, वो वहाँ पर ही अपना डेरा जमा कर बैठे थे, ठीक है। तो पोर्टुगीज लोग जो है उन्होंने ही यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तब से लेकर आए थे। तो आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है 1867 के से साथ, ठीक है। और उसके कुछ आर्टिकल्स निकल कर आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 37(1)(a), 37(1)(g) रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड दी मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है। उसके बाद कम्युनल पॉलिटिक्स सामने आ सकती है, उसके पॉलिटिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हार्डल जो है, जैसे कि आर्टिकल 25 जो है भारत के संविधान का, ठीक है, ये आपको ऐसा कहता है कि भाई to preserve the freedom to practice and propagate any religion gets into the conflict with the concept of equality and enshrined under article 14 of Indian Constitution, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 25 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डर के तौर पर सामने आता है कि भाई एक साइड से आप ऐसा कहते हैं कि दैट इज अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। ओके, आपको अपनी हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से काम करने का अधिकार है, आप उसकी फ्रीडम ले सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। पर एक साइड यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे, ठीक है। Let us move on the next one. Yes, bring back old pension scheme, government employees right to cabinet secretary. The national pension system is a disaster for retiring employees, says an apex body of various government unions pension under existing scheme 15% of the under earlier one। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल का अगर मैं एक कंक्लूजन बताऊं तो पहले क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जब भी वो बुढ़ापे की स्थिति में आते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलता है और पूरी लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलता है। उसके गुजर जाने के बाद उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसकी बीवी जो है, उसको पेंशन मिलता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें चल रही थी, पर बाद में यहाँ पर 2004 के बाद ये चीज चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता देखने को मिल सकता था, बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर क्या कहा कि जब भी आप रिटायरमेंट होंगे ना, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी जाएगी, आप उसका जो भी करना है आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेंशन जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसकी डिमांड यहां पर चल रही है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ओल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग आगे जाकर। सो बहुत सारे ऐसे राज्य जो है भारत के, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको हम लोग फिर से लेके आए एंड रोल बैक दिस पर्टिकुलर नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, तो राजस्थान ने यहां पर ये एक चीज कही थी, इट विल ब्रिंग बैक, ओके, रिगार्डिंग दी old pension scheme and the state from the next financial year and the Chhattisgarh is expected to the follow suit। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज समझ सकते हैं कि राजस्थान ने भी यहाँ पर आवाज उठाई थी। गवर्नमेंट ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, असम have also this particular kind of the mentality over regarding this community and regarding this old pension scheme। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है NPS जिसको हम लोग कहते हैं ना, ठीक है, वो है तो है क्या, ठीक है। सो भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया
विद इफेक्ट फ्रॉम दी जन 2004, ठीक है। 2004 के बाद यहां पर चेंजेस लेके आए, एक्सपेक्ट फ्रॉम आर्म फोर्सेस, ठीक है, आर्म फोर्सेस को बाद करते हुए, ऐसा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। 2018 और 19 के अंदर यहां पर एनपीएस को स्ट्रीमलाइन किया गया और इसको मोर एट्रैक्टिव बनाया गया। रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया और उसके बेनिफिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को यहां पर अंडर द एनपीएस के थ्रू दिए गए थे, ठीक है। एनपीएस जो है वो लॉन्च किया गया था as a way for the government to get the rid of the pension liabilities, ठीक है। उसकी वजह से एनपीएस लाया गया था, जैसे कि बर्डन बढ़ गया था, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो 2000 के आसपास, 2000 की जब भी साल चल रही थी, 2000 की एरा जो भी चल रहा था, तभी एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर इंडियन पेंशन डेप्थ जो है वो अनकंट्रोलेबल लेवल्स के तौर पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके इंट्रोडक्शन के अंदर, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 जो है उसको अमेंड किया गया था, ठीक है। और एनपीएस जो है अलाउज सब्सक्राइबर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू डिस्क्राइब वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी बाय कंट्रीब्यूटिंग रेगुलरली इन पेंशन अकाउंट थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर ईयर। तो इस तरीके की चीजें भी यहां पर आई थी और बहुत सारी सी चेंजेस आए थे, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है, ठीक है। पर आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिटायरमेंट दे के विड्रॉ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंशन अमाउंट इन लंप सम, ओके, एंड यूज the rest of by an annuity of a regular income, ठीक है। तो यहां पर उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया था। so that is about the national pension system, okay guys, this kind of the particular topic is very much important रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप लोगों को मेंस के अंदर ये पूरा का पूरा 250 वर्ड्स के अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो प्लीज मेक इट द नोट्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो, ओके। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन कि अगर एनपीएस का इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें या उसको इंप्लीमेंट हो जाता है, सो एनपीएस बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड द रेगुलेटेड बाय द PFRDA, ओके। सो इट स्टैंड्स फॉर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारे कंट्री के अंदर है, ठीक है। एनपीएसटी इट स्टैंड्स फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ठीक है। तो एस्टैब्लिश्ड बाय दिस पर्टिकुलर PFRDA, तो यहां पर उसके थ्रू असिस्ट होता है अंडर दिस पर्टिकुलर एनपीएस, ओके। उसके फीचर की अगर मैं बारे में बात करूं तो यहां पर जो एनआरआईज है, इंक्लूडिंग एनआरआईज और भारत के जो सिटीजन है, उसकी एज जो है 18 से लेकर 70 साल की होनी चाहिए टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर एनपीएस, ओके। यहां पर 60% के करीब वो विड्रॉल कर सकते हैं एंड यहां पर 40% के जो रिमेनिंग होगा which is tax free, which is corpus and which is tax free, and the remaining 40% invested in the annuities and which is taxed। तो 40% के ऊपर टैक्स लगेगा, 60% के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है, ओके। आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ओके। तो गाइज आप लोगों ने जिस तरीके से यहां पर थंबनेल देखा, तो यहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है, यंगस्टर जो है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जब भी पढ़ते हैं तो यहां पर उसकी हैबिट बन जाती है एडिक्शन, और वो हैबिट जो है छूटती नहीं है बच्चों से या ऐसे कोई भी पर्सन से, ठीक है। तो यहां पर उस तरीके की जो कंपनियां जो है, जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट को चलाती है, कंट्रोल करती है भारत देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। तो यहां पर उसके रिगार्डिंग एक फ्रॉड निकल कर आया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के आपको हैबिट है, आपको उसका एडिक्शन है, तो यहां पर उसका आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, आपके पैसे छीने जा सकते हैं, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन मार्केट, ओके। सो ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट परस्यूइंग द चाइना लिंक, यहां पर चाइनीज जो कंपनियां हैं उन्होंने करीब 1146 करोड़ यानी कि 1146 करोड़ का यहां पर फ्रॉड किया है और बहुत सारे यूजर्स के जो है यहां पर पैसे लूटे गए हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इन वेरी डेप्थ, ओके। चलिए, so the enforcement director is investigating the multiple cases of online gaming fraud, including these against companies run by some China based entities through the dummy Indian directors, ठीक है। भारत के डायरेक्टर्स जो है उसको डमी बनाया जाता है, बाद में चाइना बेस्ड कंपनी उसको ऑपरेट करती है और ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास उसका जो ट्रांजैक्शन है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं चाइनीज एंटिटीज के बारे में, तो यहां पर उसकी एजेंसीज जो है इस चीज को कंट्रोल करती है एंड मनी ट्रेल्स
केस ऑफ 1815 सस्पेक्ट जो है अब तक काउंट किए गए हैं। ठीक है, यहां पर 2-3 कंपनियों का नाम दिया गया है, तो यहां पर देख लीजिए, ये है लिंकन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड डॉकीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वेर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ दी पर्टिकुलर स्कैम और फ्रॉड। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। तो भाई साहब, अगर आपके हैबिट है ऑनलाइन गेमिंग का तो थोड़ा ध्यान रखो, आपके पैसे छीने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड दी ऑनलाइन गेमिंग। अभी बात करते हैं कि भाई एक्चुअली जो माहौल बना तो बना क्यों, यहाँ पर मार्केट होगा, डिमांड होगी तो ही सप्लाई होगी ना दोस्त। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। किसी भी चीज की अगर डिमांड होगी तो ही सप्लाई होगी, अगर डिमांड होगी नहीं तो सप्लाई कैसे होगी। ठीक है, ये चीज समझ लेना है। सो अ टास्क फोर्स सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो इट स्टैंड्स फॉर द MeitY, हैज प्रिपेयर्ड अ फाइनल रिपोर्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस टू रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री चल रही है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट सामने लेकर आया था। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई थी, जिसके अंदर आता है इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग मार्केट की जो साइज है वो है तो है क्या। ठीक है, रेवेन्यू और इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो यहां पर 2022 तक 1.5 बिलियन US का यहां पर ऑलमोस्ट एक आंकड़ा निकल कर आया है। 2025 तक यह आंकड़ा पहुंच जाएगा $5 बिलियन के करीब करीब, US के करीब करीब। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि द रेवेन्यू ऑफ इंडियन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री का काफी हद तक रिवेन्यू निकल कर आता है। ठीक है, 2017 से लेकर 2020 के बीच में ऑलमोस्ट CAGR के हिसाब से या CAGR के उधर ही कंट्री ने यहां पर 38% के करीब करीब यहां पर इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया था। चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो एज अपोज टू 8% इन चाइना एंड USA के अंदर 10% के करीब करीब आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, CAGR इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR of 15% to each rupees 153 billion in revenue by 2024। ठीक है, यूजर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 40% इन 2020 एंड रीचिंग 50% इन 2021। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, किसी के पास कोई कामकाज ही नहीं था और बच्चों के पास तो कोई काम नहीं था, तो वो लोग ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से यूजर जो है 2020 में 40% के करीब करीब थे, उसके बाद यहाँ पर 2021 के अंदर ये 10% और बढ़ गए। ठीक है, सो इंडियाज परसेंटेज of new playing user in gaming has been fastest growing in this particular world for 2 consecutive years। okay, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहां पर इसके रिपोर्ट को लाया एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय EYFICCI यहाँ पर ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम्स जो है उसकी रिवेन्यू जो अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर ऑलमोस्ट 26% के करीब करीब है। ठीक है, विद द नंबर ऑफ द पेइंग गेमर्स इंक्रीजिंग बाय 70% फ्रॉम 80 मिलियन इन 2020 एंड 95 मिलियन इन 2021। तो पहले 20 के अंदर 80 मिलियन थे 2020 के अंदर, और वो अभी 95 मिलियन हो चुके हैं 2021 के अंदर। अभी दोस्तों 2022 चल रहा है तो उसके ऊपर ही होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत देश के अंदर ऑनलाइन गेमिंग मार्केट कितना अपना वर्चस्व बढ़ा चुका है। ठीक है, चलिए अभी आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए let us move next article। यस दिस वन, ये आर्टिकल दोस्तों आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। सो कैमरा ट्रैप्स रिन्यू होप फॉर स्नो लेपर्ड इन कश्मीर। तो यहाँ पर कश्मीर के अंदर स्नो लेपर्ड देखने को मिला है, तो यहाँ पर हम लोगों ने राहत की सांस ली है कि भाई साहब चलो है तो सही उधर। ठीक है, सो द फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्नो लेपर्ड फ्रॉम द बतल जोजिला रीजन हैज renewed hopes for the elusive predator in the higher altitudes of the Jammu and Kashmir and the Ladakh। ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा ट्रैपिंग दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर exercises by researchers from the nature conservation foundation from the India। उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ मिलकर यहाँ पर अच्छी तरीके से कामकाज किया और ये जो है स्नो लेपर्ड देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। आगे बात करते हैं इस स्नो लेपर्ड के बारे में ही। तो यहां पर स्नो लेपर्ड जो है आप उसको देख सकते हैं, ये उसकी फोटो है। सो दैट इज अ स्नो लेपर्ड। अभी यहां पर समझ लीजिए कि उसके साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, सो पैंथेरा यूनिसिया, ओके, उसका साइंटिफिक नेम है। टॉप प्रेडेटर की अगर मैं बात करूं
तो स्नो लेपर्ड एक्ट्स एज अ इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। माउंटेन इकोसिस्टम की एक हेल्थ के रूप में ये सामने आते हैं, उसको आप लोगों को याद रखना है। इन विच दे लिव ड्यू टू देयर पोजीशन एज द टॉप प्रेडेटर इन अ फूड वेब, ओके। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, माउंटेनियस रीजन के अंदर। इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल रेंजेस की जो एनकम्पसेस है, जिसके अंदर वेस्टर्न हिमालयाज है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर वेस्ट उत्तराखंड एंड सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्नो लेपर्ड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड हेमिस एंड लद्दाख, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ओके। हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो लद्दाख के अंदर आया हुआ है, सो दैट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया एंड ऑल्सो हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ द स्नो लेपर्ड ओवर हियर, हेमिस नेशनल पार्क। गाइज स्टेटिक जीके के हिसाब से नेशनल पार्क जो है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्लीज गाइज इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोटेक्शन स्टेटस है तो है क्या। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर उसको प्रोटेक्शन मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 के हिसाब से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। एंड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पाइसेस CMS के थ्रू उसको प्रोटेक्शन मिलता है। सो रिगार्डिंग दिस हाईएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज बोथ ग्लोबली इन इंडिया एंड एज वेल एज इन द वर्ल्ड, ओके, ये चीज याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द सेवरल नेशनल लॉज इन दिस रेंज ऑफ दिस कंट्रीज, ओके, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। यहां पर आप लोगों को प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन कि कंजर्वेशन एफर्ट जो है भारत ने लिए हैं, तो क्या लिया है, तो फ्लेक्सी स्पाइसेस जो है गवर्नमेंट ने उसको आइडेंटिफाई किया रिगार्डिंग द स्नो लेपर्ड फॉर द हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज। यहाँ पर GSLEP, ठीक है, GSLEP प्रोग्राम जो है 2013 के अंदर चलाया था रिगार्डिंग द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। हिमालय संरक्षक 2019 के अंदर फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल। उसके बाद सिक्योर हिमालय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF जिसको कहा जाता है। और ये जो प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत UNDP के तहत लगाया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इनिशिएटिव जो है वो भारत सरकार ने यहाँ पर किए थे। सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एफर्ट्स बाय द इंडिया, ओके। सो आई होप ये आर्टिकल आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाजू में एक आर्टिकल दोस्तों आया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। NC builds tribal hut replicas to help preserve, promote unique heritage. Okay, so from a distinctive behave shaped hut of the Jharwa tribe. तो यहाँ पर UPSC मेंस के अंदर आप लोगों को ट्राइब्स के बारे में एक पर्टिकुलर एक अलग से एक सब्जेक्ट ही है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इज इट क्लियर। तो जिसके अंदर सारी की सारी ट्राइब्स आती है। आपको प्रीलिम्स के अंदर ये ट्राइब्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो विजिटर्स एट द निकोबारीज tribal hut with is made using thin stems of local can covered by thick dry gases, ठीक है। तो ये आप लोग हट देख सकते हैं, उसकी हट के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है। सो हाँ, इस ट्राइब का नाम है द जारवा ट्राइब टू शो शोमपेन हट क्राफ्टेड विद द लीव्स ऑफ जंगली सुपारी विथ अ केज फॉर वाइल्ड पिग्स बिल्ट बीनीथ, ओके। तो यहाँ पर उस ट्राइब के बारे में बातचीत किया गया है। पर्टिकुलरली ये जो ट्राइब है ये जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सो दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स PVTGS एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू एनसाई यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके थ्रू यहाँ पर उसको रिक्रिएट किया जाता है इस हट्स को, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रेडिशनल जारवा हट जो है उसको कहा जाता है चड़ा कहा जाता है, ठीक है, चाड़ा या चड़ा कहा जाता है। सो as a traditional baskets, bows and arrows over here regarding this particular community, is it clear। अभी बात करते हैं इसके बारे में
कि जारवा विकिपीडिया के हिसाब से, और यहाँ पर बहुत सारा जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि जारवा जो है एक इंडिजीनियस अंडमान निकोबार आइलैंड के भारत के अंदर जो है उसके अंदर रहती है कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। सो दे लिव इन द पार्ट्स ऑफ द साउथ अंडमान एंड मिडल अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। 250 से लेकर 400 इंडिविजुअल्स जो है उसके बीच में करीब करीब इन लोगों का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइडर जो है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी दुनिया अलग है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल निकल कर आता है ये, ठीक है। सो 19 किल्ड एज अ प्लेन क्रैशेस इनटू तंजानिया लेक। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक प्लेन क्रैश हुआ था, यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, तो उसके अंदर 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और प्लेन क्रैश के अंदर। और ये कहाँ पर हुआ था? तंजानिया लेक के अंदर इस प्लेन का क्रैश देखने को मिल सकता है। तो प्लेन क्रैश जो है तंजानिया लेक के पास हुआ है। तो मैप देख लेते हैं पहले कि ये दोस्तों है तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया के पास है लेक ऑफ विक्टोरिया, उसके ऊपर है युगांडा, उसके बाद ये बाजू में तंजानिया के बाजू में जाम्बिया, मालवियाई, मोजम्बिक, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई इस तरीके के जो मैप है न्यूज़ के अंदर आते हैं, या इस तरीके के जो रीजन है न्यूज़ के अंदर आते हैं, उसके पड़ोसी मुल्क जो है उसकी बॉर्डर शेयरिंग जो है किसके साथ होती है, उसको आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे जाकर काम आएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से मैप और दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने दिखाया, ये है तंजानिया, ठीक है। तो ये है तंजानिया, ठीक है। तो यहां पर ये है लेक ऑफ विक्टोरिया। तो दोस्तों ये है लेक ऑफ विक्टोरिया। तो अच्छी तरीके से आप मैप से जब भी आप जानोगे ना, तभी आपको अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द लेक ऑफ विक्टोरिया। आगे बात करते हैं उसके बारे में कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक बार पूछा भी गया था यूपीएससी के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द तंजानिया एंड युगांडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तंजानिया किधर है, तंजानिया ये है, तंजानिया के ऊपर जाएंगे तो ये है युगांडा। तो उसके बीच में कौन सा रीजन है, ठीक है, उसके बीच में है विक्टोरिया। तो ये चीज याद रखिएगा। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आया है वो यही है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा। सो विक्टोरिया। सो लेक विक्टोरिया एक्ट्स एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द तंजानिया एंड युगांडा। ये एक लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का एंड सेकंड वाइडेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर अफ्रीकन ग्रेट लेक्स के तौर पर ये सामने आता है। सो दैट इज कॉल्ड द लेक विक्टोरिया, ओके। द लेक वाज रीनेम्ड लेक विक्टोरिया एंड आफ्टर द क्वीन विक्टोरिया, उसके बाद इसका नाम रखा गया था बाय द एक्सप्लोरर ऑफ द जॉन हैनिंग स्पीक, ओके। तो ये उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, पर यहाँ पर आप लोगों को उस मैप के हिसाब से ज्योग्राफी याद रखना है, उसका लोकेशन याद रखना है। तंजानिया के आसपास कौन कौन से मुल्क है? तो तंजानिया के आसपास है युगांडा, केन्या, मोजाम्बिक, मालविया, जाम्बिया, ओके। एंड यहाँ पर यह है लेक विक्टोरिया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस सेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एफकेट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, INET, UPSC civil services examination, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B. So don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. And if you are follow me, if you want to follow me in this particular social media platform, so you can follow me in the Instagram, YouTube and Facebook also. So what are waiting for, guys? Just call on 9773230619 and online platform is available over here. So that's it for this particular session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so guys please subscribe our channel that is called the Yes Sampat Educator. आप लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं नहीं, लाइक करते हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लाइक करो यार, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। यहाँ पर आप हमें लाइक करते हैं तो हमें एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और हम आपके समक्ष एक अच्छा सा कंटेंट जो है वो पेश कर सकते हैं, और ये कंटेंट फ्री है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी की सारी चीजें याद रखें। इज इट क्लियर? इफ यू रियली एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, सो प्लीज गाइज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स एंड younger and elder brothers, sisters, okay, so who are preparing for this kind of the particular examination. So that's it for this session. I want to tell you that once again, please subscribe this particular channel, okay. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।